हेलो कोडिंग स्टार्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि कब हमारी सी लैंग्वेज आई थी, किस तरीके से सी लैंग्वेज का जन्म हुआ था। ये सारा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज आई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो थी हमारी फोर्ट्रन, जो कि आई थी 1957 के अंदर। यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनका जन्म कब स्टार्ट हुआ था, 1950s के अंदर। सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई हमारी, वो थी हमारी फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आई थी 1957 के अंदर। उसके बाद आई थी हमारी एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आई थी हमारी 1960s के अंदर। उसके बाद हमारी आई थी BCPL लैंग्वेज, जो आई थी हमारी 1967 के अंदर। यानी कि BCPL लैंग्वेज से ही हमारी सी लैंग्वेज का जन्म हुआ था। BCPL लैंग्वेज के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनको पूरा करने के लिए B लैंग्वेज बनाई गई। फिर B लैंग्वेज के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनको पूरा करने के लिए C लैंग्वेज बनाई गई। तो BCPL लैंग्वेज जो है, कहा जाता है कि BCPL लैंग्वेज से ही C लैंग्वेज का जो है जन्म हुआ है। BCPL लैंग्वेज के बाद हमारे पास में आई B लैंग्वेज, जो आई थी 1969 के अंदर। उसके बाद हमारी आई थी C लैंग्वेज, जो कि किसके द्वारा डेवलप की गई थी, डेनिस रिची द्वारा डेवलप की गई थी। और कहाँ की गई थी, AT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर डेवलप की गई थी हमारी सी लैंग्वेज, जो कि मेन पर्पस क्या था, डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के लिए हमारी जो सी लैंग्वेज है वो बनाई गई थी। और जो बी लैंग्वेज है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, केन थॉम्पसन द्वारा बनाई गई थी। सी लैंग्वेज डेनिस रिची द्वारा बनाई गई थी। आगे चलते हैं। डेनिस रिची इज नोन एज फाउंडर ऑफ द सी लैंग्वेज। डेनिस रिची को जो है सी लैंग्वेज का फाउंडर बोला जाता है। और BCPL लैंग्वेज को बोला जाता है कि इसी लैंग्वेज से सी लैंग्वेज का जो है जन्म हुआ है। इट वॉज डेवलप टू ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस सच एज B एंड BCPL। यानी कि जो कुछ ड्रॉबैक्स BCPL लैंग्वेज के अंदर थे उनको पूरा करने के लिए B लैंग्वेज बनाई गई। B लैंग्वेज के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनको ओवरकम करने के लिए हमारी कौन सी लैंग्वेज डेवलप की गई, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसके द्वारा, डेनिस रिची द्वारा। इट इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है एक स्ट्रक्चर्ड और मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि मशीन इंडिपेंडेंट यानी एक मशीन के ऊपर लिखा गया कोड दूसरी मशीन के ऊपर भी एग्जीक्यूट हो सकता है। It was developed along with Unix operating system and it is strongly linked with Unix operating system। जो हमारी C लैंग्वेज है वो Unix operating system को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। स्टार्टिंग में 1952 के समथिंग जब हमारा Unix operating system बना था, उस टाइम पे इसको किस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था। उसके बाद जब 1972 के अंदर हमारी सी लैंग्वेज डेवलप हुई, उसके बाद जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रीराइट किया गया कौन सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर। कब, 1973 के अंदर। ओके, तो 1973 के अंदर जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको वापस से रीराइट किया गया था सी लैंग्वेज को यूज करके। तो इसीलिए बोला जाता है कि सी लैंग्वेज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। सी सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ बिल्ड इन फंक्शंस, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज और हेडर फाइल्स। यानी कि सी लैंग्वेज जो है एक बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत सारे इसके अलग अलग फीचर्स हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज बनाते हैं। तो फीचर्स जो अगर देखना हो तो वो एक नेक्स्ट वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। तो सी लैंग्वेज जो है फंक्शंस के ऊपर काम करती है, डेटा टाइप्स इसके अंदर हम लोग काम करते हैं। बहुत सारे इसके अलग अलग फीचर्स हैं जो इसको बहुत ज़्यादा ईजी बनाते हैं। मैनी लैंग्वेजेस हैव डिराइव्ड सिंटेक्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि सी लैंग्वेज के कुछ सिंटेक्सेस को काम में लेती हैं, कुछ डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, इन सब को काम में लेके बनाई गई है। अगर हम बात करें C++ लैंग्वेज की, तो वो बहुत ज़्यादा सी लैंग्वेज से मिलती जुलती ही है। अगर आप लोगों ने देखा हो सी का कोड और C++ लैंग्वेज का कोड, तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी इन दोनों के अंदर मिलेगी। अब हम बात करते हैं क्या जनरी थी हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो सबसे पहले BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई हमारे पास में, जो कि आई 1967 के अंदर। उसके बाद BCPL से B लैंग्वेज बनाई गई 1969 के अंदर।
बी लैंग्वेज के बाद कुछ ड्रॉबैक्स कंप्लीट करने के लिए सी लैंग्वेज हमारी बनाई गई 1972 के अंदर। यह है कि किसने बनाई थी। जो BCPL लैंग्वेज है वो मार्टिन रिचर्ड ने बनाई थी। बी लैंग्वेज को केन थॉम्पसन ने बनाया था। सी लैंग्वेज को डेनिस रिचे ने बनाया था। KNRC जो है, KNRC लैंग्वेज जो है हमारा फर्स्ट एडिशन है किसका, सी लैंग्वेज का। ओके, जो कि कुछ इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे उनको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि नो ड्रॉबैक्स नहीं बोल सकते, यानी कि कुछ अलग से कुछ ऐड करने के लिए, वो हम आगे देखने वाले हैं क्या क्या ऐड हुआ था। तो KNRC जो है फर्स्ट एडिशन है किसका, फर्स्ट जो हमारी सी लैंग्वेज है उसका कब आया था, ये 1978 के अंदर। और ANCI, NC एंड ISCOC 1989 और 1990 के अंदर। ANCI जो है 1989 के अंदर आया था और ISCOC जो है 1990 के अंदर। ये भी क्या है, हमारी सी लैंग्वेज के ही एडिशंस हैं। C99 1999 के अंदर आया था। C99 एडिशन कब आया था, 2011 के अंदर। C17 वर्जन आया था हमारा 2017 के अंदर। और अब सपोज किया जा रहा है कि 2023 के अंदर C2X जो है वो एक एडिशन और आएगा हमारी सी लैंग्वेज का, अभी तक आया नहीं है बट ऐसा सपोज किया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से ये सारे एडिशन हम लोग लेके आए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं KNRC के बारे में। तो KNRC जो है एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज, यानी कि हमारी जो सी लैंग्वेज थी उसके अंदर हम लोग इनपुट आउटपुट फंक्शंस के ऊपर काम नहीं कर सकते थे, यानी कि ना यूज़र से इनपुट ले सकते थे ना आउटपुट शो करवा सकते थे। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे हमारी सी लैंग्वेज के अंदर, जिनको किसके अंदर, किस एडिशन के अंदर ऐड किया गया था, KNRC एडिशन के अंदर। अब हम लोग प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शंस की हेल्प से इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट जो है स्क्रीन के ऊपर शो भी करवा सकते थे। लॉन्ग इंट डेटा टाइप, पहले जो लैंग्वेज थी उसके अंदर सिर्फ हमारे पास में इंट डेटा टाइप था, लेकिन KNRC एडिशन के अंदर कौन सा डेटा टाइप आया हमारे पास में, लॉन्ग इंट डेटा टाइप भी ऐड हुआ। उसके बाद अनसाइंड इंट डेटा टाइप, पहले सिर्फ साइंड डेटा टाइप था, उसके बाद में कौन सा आया, अनसाइंड इंट डेटा टाइप। ये भी किसके अंदर ऐड किया गया था, KNRC के अंदर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो हम लोग मेनली लिख देते हैं कि A इक्वल्स टू -9 सपोज 9। तो ये जो है हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, जो क्या करता है, लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है वो किसको दे देता है, राइट साइड वाले वेरिएबल को। ये क्या है, हमारा एक वेरिएबल है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या करता है कि इसके अंदर जो A है, A के अंदर जो भी पहले से वैल्यू उसके अंदर 9 ऐड करेगा और वापस से किसके अंदर दे देगा, A वेरिएबल जो है उसके अंदर डलवा देगा। लेकिन ये किसके अंदर ऐड हुआ, हमारे KNRC के अंदर। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले हम लोग लिखते थे कुछ इस तरीके से। अगर ये कंपाइलर के पास जाएगा तो कंपाइलर इसको क्या समझता था, -9, यानी कि कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता था कि क्या ये एक नेगेटिव वैल्यू है। ओके, तो अब इसके अंदर क्या किया गया था कि इस ऑपरेटर को यहाँ से हटा के असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले शिफ्ट किया गया। ओके, तो इतना सा काम था ताकि हमारा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज ना हो कि क्या ये हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है या फिर इसको एक नेगेटिव वैल्यू वो माने। तो इस ड्रॉबैक को भी पूरा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ANCIC एंड ISOC लैंग्वेज के बारे में। फंक्शन प्रोटोटाइप्स, यानी कि पहले जो हमारी लैंग्वेज बनी थी उस टाइम पे हम लोग फंक्शंस को काम में नहीं ले सकते थे, लेकिन फंक्शंस को किस लैंग्वेज के अंदर ऐड किया गया, ANCIC एंड ISOC। वॉइड पॉइंटर्स हम लोग नहीं काम में ले सकते थे, वॉइड पॉइंटर्स भी किसके अंदर आए थे, ANCIC इस लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास C99, इसके अंदर आता है लॉन्ग इंट डेटा टाइप, यानी कि अभी तक हमारे पास में सिर्फ डेटा टाइप कौन सा था, लॉन्ग इंट डेटा टाइप। C99 लैंग्वेज के अंदर क्या ऐड किया गया, लॉन्ग इंट डेटा टाइप।
देन आता है हमारा C11 लैंग्वेज। इसके अंदर एनोनिमस स्ट्रक्चर्स हम लोग काम में ले सकते हैं। एनोनिमस स्ट्रक्चर्स यानी स्ट्रक्चर्स आगे हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि उस एनोनिमस स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसका कोई नाम ना हो, यानी कि विदाउट एनी नेम वाला स्ट्रक्चर। C17 के अंदर हमारे पास आया था, यानी कि इसके अंदर कुछ न्यू फीचर्स नहीं ऐड हुए थे, कुछ ओनली टेक्निकल करेक्शंस ही C17 लैंग्वेज के अंदर की गई थी। और अब बात की जाती है कि मे बी 2023 के अंदर हमारा एक एडवांस वर्जन और आए C2X। ओके, तो ये हमारे एडवांस वर्जन्स थे किसके, हमारी सी लैंग्वेज के। और कुछ फीचर्स अगर आप लोगों को वीडियो देखना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या कुछ समझ आया हो आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी कोडिंग।